हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML में इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में सीखेंगे और एग्जाम्पल की मदद से ये भी देखेंगे कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर अलाइन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों, HTML में इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो लाइन के अंदर फिट हो जाते हैं और दोस्तों इनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो कंटेंट के साथ आगे पीछे बैठे रहते हैं। जबकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक नया लाइन शुरू करता है और कंटेंट को डिव या सेक्शन में ऑर्गेनाइज करता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनलाइन एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग दोस्तों हम हाइपर लिंक को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और दोस्तों स्पैन टैग का इस्तेमाल हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और दोस्तों इमेज टैग का इस्तेमाल हम अपने वेब पेज पे किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं और EM टैग का इस्तेमाल हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। दोस्तों आइए हम पहले इसको MS वर्ड में एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं MS वर्ड में, जहाँ पे हम इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ में मुझे एक बीच में इस पैराग्राफ के लाइन के बीच में मुझे कोई लिंक ऐड करना है। तो दोस्तों हम उस टेक्स्ट पे MS वर्ड में कुछ इस तरीके से हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं और दोस्तों MS वर्ड में हाइपर लिंक लगने के बाद वो लाइन के अंदर ही रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम स्पैन टैग की बात करें तो स्पैन टैग करता क्या है कि हम अपने लाइन के किसी भी बीच के वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसको कलर चेंज करना हो, उसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी हो या फिर उसको बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो या फिर इटैलिक करना हो। तो दोस्तों ये हम स्पैन की मदद से कर सकते हैं और ये हमारे लाइन के बीच में ही रहता है। और दोस्तों उसके बाद आता है इमेज टैग। दोस्तों अगर हम अपने इस लाइन के बीच में कोई इमेज ऐड करना चाहें जो कि नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, तो दोस्तों मान लीजिए कि ये इनलाइन इमेज काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आइकन लेके यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। हमने यहाँ से एक आइकन ले लिया और इस आइकन को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये इमेज की तरह काम करेगा। तो दोस्तों जब हम किसी भी आइकन को यहाँ पे लाते हैं तो ये हमारे साथ इनलाइन बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन में आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि मैं ये जो इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ ये इस लाइन के बीच में चल रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये इस लाइन के बीच में चल रहा है जबकि ये हमारी लाइन नीचे नहीं जा रही है। और दोस्तों ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि ये लाइन हमारी इमेज के बाद आएगी, तो ये हमारा इन लाइन है क्योंकि ये लाइन के बीच में चल रहा है और आगे पीछे हो रहा है। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए किया जाता है यूज। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग हम अपने पैराग्राफ के किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली करता क्या है कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ये भी इनलाइन एलिमेंट होता है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में दोनों में एक फर्क है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस लाइन को यहाँ से मैंने इसको इटैलिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी दे दें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इटैलिक प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी करता क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को जोर देकर बोल्ड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसके ऊपर इटैलिक प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी लगी होती है तो वो रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम अपने किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके इटैलिक करना चाहें तो हम उसको इटैलिक कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम एम्फेसिस का यूज करते हैं तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी में से जो है बोल्ड प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए एम्फेसिस का यूज कर दिए और एम्फेसिस में होता क्या है कि हमारी टेक्स्ट जो है वो जोर देकर इटैलिक कर दी जाती है, जिससे कि इसमें बोल्ड प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। तो चलिए इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि HTML में इस कोड को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इनलाइन एलिमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी। तो हमने यहाँ पे अपनी पुरानी फाइल को कॉपी पेस्ट करके एक नया फाइल क्रिएट कर लिया जिसका नाम हम चेंज करके क्लास 8 कर दे रहे हैं। और दोस्तों इस फाइल को हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में ओपन करने के बाद दोस्तों इसको हम ब्राउजर में भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये हमारी इनलाइन एलिमेंट की क्लास होने वाली है तो मैं यहाँ पे इनलाइन यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ, टाइटल में इनलाइन एलिमेंट। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट।
और दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ को और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे MS वर्ड में कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इससे हमारी पैराग्राफ इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ब्राउजर को रिलेट करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इनलाइन एलिमेंट टाइटल में दिखाई देने लग गया और हमारा हेडिंग यहाँ पे चेंज हो गया। अब दोस्तों इस पैराग्राफ के बीच में मुझे एंकर टैग का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ के किसी भी लाइन में एंकर टैग यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो चलिए मैं नोटपैड में चलता हूँ और नोटपैड में मैं यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद एंकर टैग को ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एंकर टैग को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे href के बाद हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। और दोस्तों इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे मुझे लिंक प्रोवाइड करनी होगी। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ दोस्तों, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे href के बाद पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारा यहाँ तक ये लिंक आ गई है। और लिंक के बाद यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं सुल्तान एकेडमी। और सुल्तान एकेडमी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज भी करेंगे। तो दोस्तों आप एंकर टैग को ओपन करना और क्लोज करना नहीं भूलेंगे। और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलते हैं ब्राउजर पे, अपना ब्राउजर रिलोड करके देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे सुल्तान एकेडमी के नाम से आप देख सकते हैं कि एक हाइपर लिंक यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने लाइन के बीच में हम एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने पे हमारा ब्राउजर ओपन भी हो जाएगा, हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए अब हम स्पैन टैग का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस बटन टैग को स्टाइल करने वाले हैं, इसके फॉन्ट कलर को और बैकग्राउंड साइज को चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ कर लेते हैं। स्पैन टैग को यूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लास्ट में स्पैन टैग को क्लोज भी करना होता है। तो स्पैन टैग को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। और दोस्तों इसको सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर पे जाएं तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने स्पैन टैग को अपने स्टाइल नहीं दिया है। तो दोस्तों स्पैन टैग को हम इनलाइन स्टाइलिंग से यहाँ पे स्टाइल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को रेड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि ये हमारा स्पैन टैग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्पैन टैग काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बटन जो है, हम इसके कलर को वाइट करना चाहते हैं तो हम इसको भी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने रेड लिखा है वहीं पे हम फॉन्ट कलर का नाम लिख के यहाँ से कलर को वाइट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर वाइट किया और मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बटन टैग स्टाइल हो गया। इसी तरीके से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैन टैग। और दोस्तों ये लाइन के बीच में किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करने के काम में आता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इमेज टैग का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे अपना इमेज टैग लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज टैग का ओपनिंग कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और src एट्रीब्यूट का यूज़ करने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में सोर्स देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें हमने एक इमेज रखा है HTML के नाम से, और इसी इमेज का लोकेशन हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हम नोटपैड पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम फोल्डर का नाम लिख देते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम अपने इमेज का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारी इमेज जो है PNG है, तो मैं यहाँ पे PNG यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद इमेज टैग को क्लोज करके मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो देखते हैं कि ये ब्राउज़र में कैसा दिखाई देता है। तो चलिए ब्राउज़र में इसको रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इमेज जो है आ गई है, जो कि इस लाइन के बीच में आ रहा है। और मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको कि ये इमेज कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे इसका वेड्थ जो है सेट कर देता हूँ। वेड्थ इज इक्वल टू, मैंने दोस्तों इसका 50 वेड्थ यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पे 50 वेड्थ सेट करने के बाद इसको हम यहाँ से रिलोड करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इमेज जो है इस लाइन के बिल्कुल बीच में आ रही है। इसके ऊपर और नीचे हमारी लाइन नहीं आ रही है, इस लाइन के बीच में आ रही है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों इमेज इनलाइन एलिमेंट है। तो दोस्तों आइए अब हम स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ जिसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। और दोस्तों अब मैं इस पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करूँगा, स्ट्रॉन्ग टैग का। और स्ट्रॉन्ग टैग लिखने के बाद दोस्तों इस स्ट्रॉन्ग टैग को हम जहाँ पे क्लोज करेंगे वहाँ तक हमारा
टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ तक इसको क्लोज कर देता हूँ। और क्लोजिंग टैग में आपको पता है कि यहाँ पे क्लोजिंग टैग के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना होता है। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र को रिलोड करके देखता हूँ कि ये हमारा कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। अगर दोस्तों इस पर इटैलिक या कुछ भी लगा रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। और इसी के साथ मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसको एम्फेसिस का टैग लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उसी पैराग्राफ को कॉपी और पेस्ट कर लिया, और जहाँ पे मैंने स्ट्रांग यूज़ किया हुआ है वहाँ पे मैं EM का यूज़ करके देखता हूँ, जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्लोजिंग में भी EM यहाँ पे लिख दिया, और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र को यहाँ पे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है यहाँ तक वो इटैलिक हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा इनलाइन एलिमेंट लाइन के अंदर काम करता है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि सेंटर अलाइन कैसे किया जाता है इनलाइन एलिमेंट को। दोस्तों इनलाइन एलिमेंट को सेंटर करने के लिए HTML में टेक्स्ट अलाइन CSS प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है। हम किसी भी इनलाइन एलिमेंट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी से उसको सेंटर कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों HTML में ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एक नया लाइन स्टार्ट करते हैं, और उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो पूरी अवेलेबल विड्थ को कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आइए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि डिव पैराग्राफ, H1 से लेके H6 तक के हेडिंग टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या कोई भी लिस्ट या फिर टेबल। दोस्तों ये सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल हैं। ये हमारे विड्थ के डिवाइस के पूरी फुल विड्थ को कैप्चर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ से ये सारे पैराग्राफ टैग्स को यहाँ से हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट की जगह ब्लॉक लेवल एलिमेंट टाइटल पे लिख देते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले अपने कंटेनर को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डिव कंटेनर, और दोस्तों इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। तो डिव टैग को हम यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे डिव टैग को क्लोज कर देते हैं, और दोस्तों इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसके बाद दोस्तों हम इसके ठीक नीचे एक पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज आल्सो अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और दोस्तों यहाँ पे हम P टैग को क्लोज भी कर देंगे, पैराग्राफ टैग को। और इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग बना लिया हेडिंग 1 के नाम से, और इस H1 को हम यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं। और दोस्तों एक और हेडिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं H2 के नाम से, हेडिंग 2, और दोस्तों इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो दोनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम li टैग का यूज़ करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ HTML, और यहाँ पे हम li टैग को क्लोज भी कर लेते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके 3 और चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। HTML के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पे लिखें अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, लैपटॉप, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया टैबलेट, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों ये हमारे डिवाइस की जितनी भी विड्थ होती है ये पूरे विड्थ लेते हैं और हमेशा नए लाइन पे स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें एक नए लाइन में स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों चलिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेते हैं कि इन सभी का विड्थ पूरा 100% है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग 1 में एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं रेड, और रेड यूज़ करने के बाद इसको सेव करके देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये फुल विड्थ ले रहा है हमारे डिवाइस की। और दोस्तों अब इसी प्रॉपर्टी को हम सभी चीज़ों में लगा के देख लेते हैं, जैसे अपने डिव के अंदर लगा के देख लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी लगा के देख लेते हैं, और हेडिंग के अंदर भी लगा के देख लेते हैं। और इसी तरीके से हम जितने भी हमने यहाँ पे टैग बना रखे हैं, इन सभी टैग के अंदर हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारा काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इन सभी का कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया, और उसके नीचे मैं यहाँ पे दोस्तों ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ, ऑरेंज रेड। और दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ब्लू कलर, और फिर यहाँ पे दोस्तों मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रे कलर, और यहाँ पे दोस्तों मैं गोल्ड यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद सेव करके अब देख लेते हैं कि हमारा ये कलर कैसे ले रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे ये हमारे डिवाइस का फुल विड्थ ले रहे हैं। होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।